नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। क्या नीतीश कुमार का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये सवाल मैं पूछ रहा हूं। अगर ये स्टेटमेंट मैं दूं तो उसके बाद बीजेपी नेताओं की नींद शायद उचट जाए, आरजेडी भी परेशान हो जाए और राजनीतिक समीकरण पूरे बिहार के गड़बड़ा जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक का तो नुकसान है, लेकिन उनकी सरकार गिरेगी क्या? फिलहाल ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह के संकेत मिले हैं उसके बाद ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार न केवल चलेगी बल्कि अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी, क्योंकि उन्हें 4 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। कांग्रेस के 4 विधायक, साथ ही साथ एलजेपी का 1 विधायक, साथ ही साथ 4 जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं वो भी उनको समर्थन देने को राजी है। ऐसे में नहीं लगता कि किसी भी तरह का नुकसान कम से कम नीतीश कुमार की सरकार को फिलहाल होगा। लेकिन जेडीयू और बीजेपी आज दोनों दुश्मनों की तरह नजर आए। बिहार की सड़कों पर दोनों के कार्यकर्ता एक दूसरे से उलझते हुए। पटना में तो हद हो गई, जब बीजेपी कार्यालय के सामने जेडीयू के कार्यकर्ता पहुंचे तो उनका स्वागत लाठी और डंडों से हुआ। सवाल यह भी उठता है कि बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान जेडीयू के कार्यकर्ता जानबूझकर बीजेपी दफ्तर के सामने क्यों पहुंचे? कई सारे सवाल और खड़े होते हैं बिहार की हाल की राजनीतिक परिस्थितियों में। इस पर हम बहस करेंगे। हम बहस करेंगे कि क्या नीतीश कुमार अगले 2.5 साल तक अपना शासन चलाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या हुआ आज दिन भर। बिहार की राजनीति में बीजेपी और जेडीयू के जो नेता कल तक साथ साथ थे, वो आज आमने सामने खड़े हो गए। बीजेपी ने इसे विश्वासघात दिवस का नाम दिया था। निशाने पर नीतीश सरकार की नीतियां थी, लेकिन शिकार हुए नीतीश के करीबी साथी जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन और उनके भाई। विश्वासघात से खौल उठा बीजेपी नेताओं का खून। बिहार में बीजेपी का हंगामा, पटना में खून खराबा। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुई इस भिड़ंत में राजीव रंजन तो जैसे तैसे बच गए, लेकिन उनके भाई लहूलुहान हो गए। इस रोड पर हमारा भी कार्यालय है, उनका भी कार्यालय है। वो अगर जुलूस में निकले हैं, हम भी जुलूस में निकले हैं। उन्होंने विश्वासघात दिवस मनाया, हमने ये कहा कि विश्वासघात उन्होंने किया। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हो शांतिपूर्वक तरीके से और उन पर कातिलाना हमला हो और भी बड़े नेता जब कार्यालय में उपस्थित हो, तो क्या इस बात की सफाई भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व दे? बीजेपी कार्यकर्ता अगर जेडीयू के दफ्तर के बाहर हमलावर थे, तो जवाबी कार्रवाई में जेडीयू समर्थक भी पीछे नहीं थे। पटना में बीजेपी मुख्यालय के बाहर सुबह सुबह ही दोनों पार्टियों के बीच लाठी युद्ध शुरू हो गया था। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता भाजपा के कार्यालय के सामने आकर और अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। मुझे लगता है ये सोची समझी साजिश है। सबूत तो कोई नहीं दिया जा सकता है, लेकिन जिस पार्टी के कार्यकर्ता सीधे लोग जानते हैं कि ये किसके हैं, वो अगर पीटते हैं तो नीतीश कुमार के इशारे पर नहीं हो रहा है। बीजेपी और जेडीयू की पुरानी दोस्ती अभी ताजा दुश्मनी में बदली है, जिसका असर पटना से लेकर बिहार के हर जिले में नजर आया। बीजेपी के नेता विश्वासघात के खिलाफ गुस्सा जता रहे थे, तो नीतीश कुमार कह रहे थे कि ये सत्ता से दूर होने की खींच है, जो वक्त के साथ खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। शुरू में जब आदमी हटता है तो ये सब तो खींच उतारता ही है, तो और ये कुछ बात नहीं है, ये खींच उतारने का है। थोड़ा दिन भड़ास उतारेंगे। नीतीश कुमार बीजेपी के इस हंगामे को मामूली बता रहे हैं, वो खुद को बेफिक्र दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सचमुच बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश का कुछ नहीं बिगड़ेगा?
नीतीश कुमार बुधवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने जा रहे हैं। उन्हें अपनी पार्टी के अलावा 4 विधायकों की जरूरत होगी, जिसका इंतजाम करने के लिए जेडीयू पहले से ही निर्दलीय विधायकों के संपर्क में है। खबर ये भी है कि विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के इकलौते विधायक को भी नीतीश ने अपने पाले में कर लिया है। नीतीश सरकार को आंकड़ों के खेल में हरा पाना मुश्किल है, ये तो बीजेपी नेता भी मान चुके हैं। लिहाजा वो नीतीश की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं और इसके लिए नीतीश के पुराने बयान को हथियार बना रहे हैं। उसको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। वर्तमान मुख्यमंत्री जी का जो नरेंद्र भाई के बारे में कुछ कहा गया है, उसको हम बिहार के गांव-गांव तक हम ले जाने का काम करेंगे। मैं जानना चाहता हूं माननीय नीतीश कुमार जी से कि क्या ऐसा प्रशंसा उन्होंने किसी दूसरे मुख्यमंत्री का किया क्या? अब नीतीश कुमार चाहे जो कहें, इतना तो तय है कि बीजेपी उन्हें इतनी जल्दी बख्शने वाली नहीं है। 23 जून को बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह पटना में रैली करने वाले हैं। अक्टूबर में नरेंद्र मोदी हुंकार भरने के लिए पटना जाने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी की रणनीति यही है कि नीतीश पर विश्वासघात के आरोपों की जो आग अब लगी है, उसे लगातार हवा दी जाए। अब नीतीश को तय करना है कि वो अपने खिलाफ सड़क पर संग्राम और घर घर दुष्प्रचार अभियान से कैसे निपटेंगे। पटना में दिव्या और शिशिर चौबे के साथ विनायक प्रसाद, इंडिया न्यूज। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि हंगामा है क्यों बरपा। हंगामा इसलिए बरपा है क्योंकि नीतीश कुमार ने बीजेपी को टाटा और बाय बाय कह दिया है। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार गिर गई है और जनता दल यूनाइटेड की सरकार अकेले बनने जा रही है क्योंकि नीतीश कुमार के पास इतना समर्थन है। कई सारे बड़े सवाल इसके साथ जुड़े हुए हैं। वो सवाल ये है कि क्या नीतीश ने बीजेपी के गणित को फेल कर दिया है? क्या नीतीश ने बीजेपी के साथ वाकई विश्वासघात किया है? क्या नीतीश बहुमत का जादुई आंकड़ा पा लेंगे जो फिलहाल लगता है पा लेंगे? क्या नीतीश आगे चलकर कांग्रेस से अलायंस करेंगे? कई सारे सवाल हैं, लेकिन आज का सबसे बड़ा जो प्रश्न है जिस पर हम बहस करेंगे, क्या राउंड 1 में नीतीश की जीत हो चुकी है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। रशीद मसूद साहब हैं जो कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। रामेश्वर चौरसिया हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। मुनाजिर हुसैन साहब हैं जो कि जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सिंह है वरिष्ठ पत्रकार, और मेरे साथ नेता और अभिनेता चिराग पासवान मौजूद है क्योंकि चिराग के पिताजी की पार्टी जो कि लोक जनशक्ति पार्टी है, उसके एक विधायक भी कह रहे हैं कि नहीं वो जाकर अंततः नीतीश का समर्थन करेंगे। लेकिन रामेश्वर जी, खींच उतार दिया आपने। नीतीश कुमार ने तो यही कहा, खींच उतार दिया आप लोगों ने। नीतीश कुमार जी जो खींच की बात कर रहे हैं उनको डर सता रहा है, क्योंकि उनको ये देखने में आ जाया कि 74 आंदोलन के बाद आज पहली बार जिस तरह का जन आक्रोश उनके खिलाफ भड़क का भाजपा के नेतृत्व में, उससे सही मामले में बौखला गए हैं। ये भी देखने की एक चीज है। और मैं आपको बताऊं दीपक जी, ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, क्योंकि पिछले 1 साल से जो हमारे कार्यकर्ताओं को इनके प्रवक्ता डिमोरलाइज कर रहे थे, उसका परिणाम महाराजगंज में दिखा और इनको अंदेशा हो गया था। क्योंकि देखिए, पहले टर्म में तो ये ठीक थे, इनको हमारी जरूरत थी। दूसरे टर्म में हम तो शुरू से कह रहे हैं कि नहीं चाहते हुए भी इनको मेजोरिटी की जरूरत नहीं थी, फिर भी ये लगे थे जोड़ तोड़ करने में। लोजपा से 2 जोड़ के कराए, एक उसका कराए झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो ये तो प्लानिंग कर रहे थे, कांग्रेस से साटकर सारी प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन बिहार की जनता ने हम दोनों गठबंधन को दिया था जो मैंडेट, हम उसकी चाहते थे बिहार का डेवलपमेंट हो। फर्स्ट टर्म में तो ठीक रहा, सेकंड टर्म में बिहार को छोड़ करके इनकी नजर दिल्ली की गद्दी पर हो गई। वो नजर होना बुरी बात नहीं है, सब महत्वाकांक्षा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह एक सहयोगी के एक चीफ मिनिस्टर के बारे में इन्होंने मोर्चा खोला सेकुलर बनने के लिए, वो जनता बिहार को पचा नहीं पाई। और जनता में आज आक्रोश जो फूटा है कि 7 बीजेपी के हैं, गलबैया कांग्रेस से कर रहे हैं। अब करे, लोकतंत्र में चलता है। और कुछ लोग कहते हैं कि आपका एक सहयोगी भाग गया। हमने भैया बात सहयोगी की नहीं है, 22-26 लोग अटल जी के साथ से जब हम 200 थे तो वो भाग गए, एक आज भाग गए तो कुछ नहीं है।
जब भाजपा 200-250 आ जाएगी तो सारे सहयोगी भाजपा के साथ आ गए जाएंगे। ये लोकतंत्र में गणित का खेल है, ये नंबर का खेल है। लेकिन जो नीतीश कुमार जी ने किया है वो कतई बिहार की जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि 2000 जब अडवाणी जी की रथ यात्रा चली तो हमारा पॉपुलरिटी उबाल पर था बीजेपी का, उसके जेहन में भी ये बात है। नीतीश जी उस समय मंत्री थे केंद्र में, लालू जी के सिपा सलार थे, रोकने में क्या इनका हाथ नहीं था। लेकिन जब 95 में चुनाव हार गए, बुरी तरह हारे, मुख्यमंत्री बनने के लिए अलग हुए थे, तब ये भाजपा के साथ आए, भाजपा के साथ आए कि हमारी नैया किसी तरह पार लग जाएगी। लालू जी के खास हुआ करते थे, कभी भाजपा के खास हुआ करते थे, अपना फायदा हमेशा देखते हैं। इस क्यों मैं कहता हूं इनके बारे में कि शुद्ध रूप से सुविधा, स्वार्थ और सेकुलरिज्म की राजनीति है, समाज की को बांटने वाली राजनीति है। आज जो बिहार की जनता मैंडेट दिया था, हम 24 घंटे बिजली की व्यवस्था करते, सड़कें ठीक बनते, चल भी रहा था, हो भी जाता कुछ दिनों में। लेकिन इनको लगा कि अब तो हमें मेजोरिटी होगी, भाजपा की क्या जरूरत, हम सेकुलर बने ताकि सब मिल जाए, तो कभी हमें भी देवगौड़ा और गुजराल जैसा मौका मिल जाए। ये कोई गलत नहीं है, लेकिन पिछले 1 साल से जिस तरह का इन्होंने व्यवहार किया वो नहीं करना चाहिए था, अलग होना चाहिए था। तो आराम से बिना अपने सहयोगी पर अटैक किए, बिना गलियाए, बिना कर अपने प्रवक्ताओं से अब सब बुलवाए इनको बाहर हो जाते, तब भी बिहार की जनता समझती कि एक सभ्य तरीका है। लेकिन इन्हें सभ्य तरीका नहीं अपनाया, हम पर आरोप हमेशा। अरे भाई, भाजपा किसको प्रोजेक्ट करेगी? भाजपा चाहती है, भाजपा को 200 सीटें जीतनी है। दीपक जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, उनके जो प्रवक्ता होंगे बोलेंगे, भाजपा अपना सीट कैसे बढ़े ये तो भाजपा तय करेगी, कौन नेता किसकी पॉपुलरिटी में बढ़ेगा। अब बिहार में जदयू अपना नेता तय करती है, क्या हम तय करें कि नीतीश कुमार अहंकारी हो गए हैं, विधायकों से बात नहीं करते, मंत्रियों से नहीं करते, नेता बदल दे, तो क्या ये बदल देते? एक बड़ा मुद्दा था। हेलो हेलो हेलो, बड़ा सवाल है मुनाजिर हसन साहब, क्या जवाब है इसका? जवाब बिल्कुल साफ साफ है। 7 साल तक हम लोगों ने साथ चलने का काम किया और आज रामेश्वर चौरसिया जी खिज में क्या क्या इल्जाम लगा रहे हैं। हम लोगों ने तो 1.5 साल पहले अपना नुक्ता नजर और दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया था कि हम क्षेत्रीय पार्टी जरूर हैं, लेकिन केंद्र की राजनीति में और भारत का प्रधानमंत्री क्या होगा उसमें हमारा दृष्टिकोण क्या होगा। हमारा स्पष्ट कहना था कि भारत का प्रधानमंत्री कोई चरमपंथी नहीं हो सकता है। भारत का प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति हो जो सबको लेकर चलने की सलाहियत रखता हो, जो समावेशी विकास का हामी हो, जो विकासशील प्रदेशों का हिमायती हो। तो ये बात तो हम लगातार कह रहे हैं और हमने अपने राष्ट्रीय परिषद के बैठक में भी ये दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया था और दिसंबर का समय दिया था। लेकिन और अभी चलता, गठबंधन अभी भी चलता, लेकिन गोवा के सम्मेलन में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की जिस तरह से उनको महिमा मंडित किया गया और जिस तरह से एक प्रधानमंत्री की तरह उनकी ताजपोशी की गई, उसके बाद हम जनता के बीच में कमिटेड थे कि हम अपने सेकुलर एजेंडे से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि हम बीजेपी को टाटा और बाय बाय कहें। इसके लिए उसके बाद भी लगातार हम लोगों ने एक मौका दिया। बाद में भी सुशील कुमार मोदी जी से, नंदकिशोर यादव जी से, इन लोगों को से बात किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि आप आइए बात कीजिए। उन लोगों ने भी आने का वादा करके फिर मुकर गए, नहीं आए। तो क्या रास्ता था हमारे पास? हमने गठबंधन, विश्वासघात तो इन लोगों ने हम लोगों के साथ किया है और हम उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। और जब जदयू और भारतीय जनता पार्टी का जब अलायंस हुआ था, उस वक्त भी विवादास्पद मुद्दे किनारे रहेंगे, ये हम लोगों का मुआहदा था। तो फिर जब एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री देश का हो जाएगा जिसके चेहरे दागदार हैं, जिसका जो पूरे दुनिया के अंदर विवादास्पद छवि का व्यक्ति है, तो हमारी पार्टी का छवि फिर क्या रहता? हम दुनिया में किसको मुंह दिखाने के लायक रहते? नीतीश कुमार ने तो अमन और सलामती का एक मिसाल कायम करने का काम किया अपने कार्यकाल में। और हम बीजेपी के भी उन मंत्रियों को और उन तमाम विधायकों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ और बड़े इसके साथ उन्होंने सरकार का साथ देने का काम किया और सरकार में शामिल भी रहे।
लेकिन ये तो ऊपर वाले लोग जो बीजेपी के जो हैं, और जिस तरह से थोपा थोपी इन लोगों ने किया, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था कि हम अपने रास्ते को अलग कर लें इनके साथ। चिराग, दोनों की बात सुनकर आपको क्या लगता है, कौन दूध का धुला हुआ है? देखिए, खैर दोनों अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, दोनों अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं यहाँ पे। और दीपक जी, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं अपनी पार्टी की तरफ से बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे विधायक विधानसभा में जदयू का बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे हैं, और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी और जितने भी तमाम वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि ना हम बीजेपी के साथ हैं ना हम जदयू के साथ हैं। तो जदयू को समर्थन करने का विधानसभा में सवाल ही पैदा नहीं होता, और वो भी एक ऐसी पार्टी को समर्थन करने का जिसने आज तक सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति की है, जो इतने सालों तक बीजेपी और आरएसएस की गोद में बैठ के कम्युनलिज्म के गढ़ में बैठ के वो आज सेक्युलरिज्म की बात करती है। आज उनको ऑल ऑफ अ सडन, जिनको मोदी जी उनको कम्युनल लगने लगते हैं, पिछले 11 सालों में जब गोधरा कांड हुआ और उसके बाद तमाम चीजें हुई, उस वक्त तो उन्होंने साथ दिया। 2003 में उनकी इतनी वाहवाही की उन्होंने, जिसकी सीडी आजकल काफी चर्चाओं में है, और उसके बाद आज ऑल ऑफ अ सडन जब वो इस तरह की बातें करते हैं कि उनको कम्युनलिज्म से परहेज है और अब वो उनसे दूरी बनाना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद लगता है। और अब उनको ऑल ऑफ अ सडन अल्पसंख्यकों की याद आती है, और वो चाहते हैं कि अपना ये रवैया दिखा के और बीजेपी से दूर होकर कहीं ना कहीं वो अल्पसंख्यक मतदाताओं को लुभाने की जो कोशिश है, मुझे लगता नहीं कि उसमें किसी भी तरह से वो सफल हो रहे हैं। और जिस तरह से 8 सालों से उन्होंने वहां के मतदाताओं के साथ छलावा किया, खासतौर पे दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, अगर ये बात करते हैं इतनी इनको अल्पसंख्यक की चिंता थी, गोधरा के समय इन्होंने क्यों नहीं रिजाइन किया? उस वक्त पापा जब रेल मंत्री थे, उस वक्त पापा जब कैबिनेट में मंत्री थे, उन्होंने उस वक्त इस्तीफा दिया। ये वहां पे बैठे रेल मंत्री थे, इनको उस वक्त नैतिकता का आधार नहीं दिखा, या उनको उस वक्त अल्पसंख्यकों की चिंता नहीं आई। या 8 सालों में इन्होंने बिहार में अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया? आज आप वहां पे जाके देख लीजिए प्रदेश में कौन सा ऐसा डीएम या कितने वहां पे एसपी ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक हों, या कितने ऐसे वहां पे बीडीओ या ऐसे हों जो कि अल्पसंख्यक हों, या कितने ऐसे वर्दी में घूमने वाले पुलिस वाले हों जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के हों। बाकी बातें बुझाई कैसे होंगे भी कैसे, क्योंकि वहां पे शिक्षा ही नहीं है उन लोगों के लिए, उनके लिए कोई साधन ही नहीं है पढ़ाई के। इन्होंने बड़े जोरों शोरों से सर्व शिक्षा अभियान इन्होंने वहां पे शुरू किया था, तो केंद्र ने शुरू किया था, इन्होंने नहीं शुरू। हाँ, तो उसके तहत ही तालीमी मरकज भी था। तो तालीमी मरकज के समय इनका ग्रांट खत्म हो जाता है, जहां पे पढ़ाने वाला अल्पसंख्यक, पढ़ने वाला अल्पसंख्यक। तो जब सर्व शिक्षा अभियान आपका वहां पे अच्छी तरह से चला, तो आपका तालीमी मरकज क्यों नहीं चल पाया? या जो इन्होंने कब्रिस्तान को वहां पे घेरने की बातें की थी, आज भी 60 से 70% कब्रिस्तान वहां पे बिना बाउंड्री के हैं, और जिसपे कि कुछ असामाजिक तत्व जिस तरह से उन पे कब्जा कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। या फोरेबगंज में जिस तरह से वहां पे नियतों पे गोलियां चलाई गई, क्या उनका कसूर क्या था? कि सिर्फ वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे? या आप बाकी वहां पे देख लीजिए, दरभंगा में देख लीजिए, या क्या कहते हैं आप किशनगंज में देख लीजिए, जिस तरह से जाके वहां पे युवाओं को पकड़ लिया जाता है, बिना किसी बात के उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। या जिस तरह से मालेगांव का कांड हुआ, तो वहां पे राज्य सरकार को इस बात की खबर ही नहीं होती, दूसरे प्रदेश की पुलिस आती है, वहां पे अल्पसंख्यक युवाओं को पकड़ के ले जाती है। आज इनको ऑल ऑफ अ सडन 8 साल के बाद जब चुनाव करीब आ रहे हैं, और मोदी जी का कहीं ना कहीं कद राष्ट्रीय राजनीति में इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिससे कि इनको अच्छी खासी इनसिक्योरिटी हो गई है, तो आज इनको मोदी जी से परहेज होने लग गए। और आज 8 सालों के बाद उनको, 11 सालों के बाद उनको मोदी जी वो कम्युनल लगने लग गए हैं। चिराग, एक बड़ी बात आपने कहा कि एलजेपी के विधायक जो है वो वोट करेंगे, वो वोट नहीं करेंगे जेडीयू के लिए। दरअसल ये खबर जो हमने दिखाई थी, मैं उसका आधार बता देता हूं आपको। अररिया से लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक जाकिर हुसैन, उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई को यह कहा है कि अगर वोटिंग की नौबत आती है तो मैं नीतीश कुमार के साथ वोट करूंगा। जी नहीं, इस बात को मैं सिरे से खारिज करता हूं। हमारे विधायक साहब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लगातार संपर्क में हैं, और हमारी पार्टी का डिसीजन यही है, ना हम जदयू के साथ हैं ना हम बीजेपी के साथ हैं। तो सीधे कांग्रेस के पास चलते हैं, क्योंकि कांग्रेस आपकी सहयोगी पार्टी है। रामविलास पासवान जी और लालू जी ने लगातार 10 साल से आंखें बंद करके कांग्रेस का समर्थन किया है। सबसे पहला सवाल रशीद मसूद जी आपसे, 2 आपके पुराने सहयोगी, 2 आपके पुराने दोस्त जो 10 नहीं 12 15 साल से आपके साथ खड़े हुए हैं, सोनिया जी की तारीफ कर रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, लेकिन आप जेडीयू के साथ जाने को राजी हैं। 4 विधायक एब्सटेन करने को तैयार है विधानसभा के अंदर। ये कौन सी राजनीति हुई? नहीं, देखिए, ये कहना कि हम जेडीयू के साथ जाने को तैयार है, ये अपने आप में गलत बात है। अभी कोई राब्ता जेडीयू से हमारा नहीं हुआ, ना हमारा कोई एमिसरी उनके पास गया, ना उनका कोई दूत हमारे पास आया है, ना कोई बात हुई है, ना चीट हुई है। हम तो ये न्यूट्रल प्लेयर हैं इसमें अभी तक।
एक लड़ाई हो रही है बीजेपी में और जनता दल यू में, उससे हमारा लेना देना कुछ नहीं है। नीतीश जी का कहना है कि मोदी जी को नहीं लेना चाहिए था, उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए था। इस बात पे उनको नाराज हुए और उन्होंने उससे रिश्ता तोड़ दिया है। अब रिश्ता तोड़ने के बाद क्या अगर रिश्ते बनने वाले हैं, ये देखने की चीज है। ये बात अपनी जगह सही है कि अभी चिराग साहब जो कह रहे थे, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि रामविलास पासवान साहब ने जब छोड़ा था सन 2002 में, तो उस वक्त नीतीश जी को भी छोड़ना चाहिए था। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन उस वक्त नहीं छोड़ा। मालूम नहीं किन सर्कमस्टांसेस में क्या बात रही होगी, मगर आज की डेट में नीतीश जी को कोई खतरा नहीं है उनकी सरकार को। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई है या कांग्रेस से उनकी बातचीत हो गई है या कांग्रेस के इशारे पे सब कुछ हो रहा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अभी तक तो कोई हमारा दूत ना उनके पास गया, ना कोई भी बातचीत हुई। मैं एक बात साफ कर दूं कि मैं किस आधार पे बात कर रहा हूं, क्योंकि आधार जरूरी है, वरना आप मुझसे कहेंगे कि आप बिना आधार ये बात कर रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी, उनका ये बयान है कि उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के 4 विधायक है वहां पर, चारों विधायक विश्वास मत के दौरान गैर हाजिर रहेंगे, जिससे ऑब्वियसली आप भी राजनीति जानते हैं, कई 6 दशक हो गए आपको राजनीति के अंदर, जिससे नीतीश कुमार को फायदा मिलेगा। जी देखिए, ये बात तो हम नीतीश कुमार को बहरहाल बीजेपी से ज्यादा बेहतर समझते हैं और नीतीश कुमार की सरकारों को सरकारों को गिराने के हम कभी भी फेवर में नहीं रहे हैं। इसलिए वो सरकार ना गिरे और हम एब्सटेन कर जाएं तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ना कोई इसमें नीतीश कुमार जी का फेवर होने की बात है। बल्कि हम स्टेबिलिटी नहीं चाहते, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और उस स्टेबिलिटी की वजह से नीतीश कुमार साहब की सरकार अगर बच जाए तो हमें क्या प्रॉब्लम है। और वैसे भी नीतीश कुमार के पास 4 विधायक हैं निर्दलीय, उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है और मेरा ख्याल में अभी नहीं है, आगे भी कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। उनकी सरकार चलेगी, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस उनकी सरकार को बचा रही है या कांग्रेस उनकी सरकार को गिरा रही है। हम इनस्टेबिलिटी के खिलाफ हैं, हम स्टेबिलिटी चाहते हैं क्योंकि बिहार के लिए जरूरी है कि स्टेबल सरकार वहां पर रहे, रोज रोज के इलेक्शन नहीं हो, ये जरूरी है। बिहार की जनता के हित में हमारा फैसला है, ये जरूरी है। संजय सिंह आपको लगता है कांग्रेस का तर्क ठीक है? देखिए दीपक, एक बात तो तय है कि कांग्रेस बहुत लंबे समय से नीतीश कुमार की तरफ देख रही थी, चाहे वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो। पीछे ताम्रम दिल्ली से जब पटना जाते हैं तो दोनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वो साथ साथ होते हैं, और तमाम उसके पहले की उन्होंने अपने बजट में किसी एक व्यक्ति की तारीफ की तो नीतीश कुमार की तारीफ करी थी। और ये जो कुछ समय से और बीच में इंटरमीडियरी लोगों के तहत जो बात चल रही थी, ये सामान्य बात नहीं है कि प्रधानमंत्री कल नीतीश कुमार को कहते हैं कि नीतीश कुमार एक सेकुलर नेता हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि जेडीयू जो है वो लाइक माइंडेड सेकुलर पार्टी है। जब ये कहते हैं तो स्वाभाविक तौर पे बेचैनी आरजेडी और एलजेपी के कैंप में होगी, क्योंकि अभी तो प्रत्यक्ष तौर पे एलजेपी और आरजेडी कांग्रेस के साथ अपना संपर्क साधना चाह रही है। मैं जो जितनी बातें सुन रहा था, इस पूरे बातचीत का लवलुआब एक चीज निकलता है, नीतीश कुमार एक चीज में सफल रहे हैं, वो ये मैसेज देने में कि अगर वो बीजेपी से अलग जाते हैं तो वो माइनॉरिटी वोट को देख रहे हैं। 17% जो मुस्लिम वोट वहां पे है, अपर कास्ट अगर जाता है उनके साथ, बीजेपी के अलग जाने के बाद अपर कास्ट जाएगा तो माइनॉरिटी वोट उनके साथ आने की तरफ वो देख रहे हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव ने एल.के. आडवाणी का रथ रोक करके किया था। वो जो चीज है वो आप देखेंगे, वो बार बार, जैसे चिराग पासवान भी कह रहे थे, वो लगातार उसी मुस्लिम में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उसका जिक्र कर रहे हैं। मुनाजिर हसन का भी जो वो इंडिकेशंस है वो उस तरफ है, जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं वो भी उसी तरफ चीज कह रहे हैं। तो एक चीज में वो सफल हैं, ये कितने वोट्स में ट्रांसलेट होंगे ये भी पता नहीं है। दूसरी चीज ये है कि नीतीश कुमार एक सिविल इंजीनियर से सोशल इंजीनियरिंग में उन्होंने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। उस कैलकुलेटेड रिस्क के तहत अभी उनके लिए सफल ये है कि उनकी सरकार बची रह जाएगी। जैसा अभी उन्होंने कहा, देखिए एलजेपी वोट करेगी कि नहीं करेगी ये चीज उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो न उनके साथ हैं, न जेडीयू के साथ हैं, न बीजेपी के साथ हैं। उनके विधायक कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वोट करेंगे, कांग्रेस वोट नहीं करेगी। क्या राष्ट्रीय जनता दल बीजेपी के साथ वोट करेगी? उसकी संभावना कम है। आरजेडी भी हो सकता है एब्सटेन करे, अभी तक उनके तरफ से भी कोई क्लियर बयान नहीं आया है।
कि वो जाकर के क्या करेंगे, मुख्य समारोह नहीं, आरजेडी ने क्लियर कर दिया खिलाफ वोट करेंगे, खिलाफ वोट करेंगे। चलिए, अगर खिलाफ भी वोट करते हैं तो नीतीश कुमार की सरकार तो अभी बच जाती है। आगे आता है इशू पार्लियामेंट्री इलेक्शन का, जिसको लेकर के ये सारा बखेरा है। बीजेपी की ये कोशिश है कि वो नरेंद्र मोदी को एज ओबीसी कैंडिडेट प्रोजेक्ट करें, जो पहले कोवर्ट रूप से या परोक्ष तौर पे कहना था या वर्ड टू माउथ कहना था, वो चीज सुशील मोदी ने प्रत्यक्ष तौर पे कह दी। उसमें ये स्थिति ये है कि बड़ा ओबीसी नेता कौन, नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी। ये जो लड़ाई है ओबीसी वाले प्लैंक पे, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अगर मुस्लिम वोट गोलबंद होता है दूसरी तरफ, तो माइनस यादव जो बाकी वोट्स हैं ओबीसी के, जो 52% कहते हैं, वो वोट किस तरफ जाता है। अपर कास्ट बाई एंड लार्ज महाराजगंज का इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो इंडिकेट करता है कि नीतीश सरकार से खुश नहीं है। सेवा यात्रा के दौरान जो हुआ या अधिकार यात्रा के दौरान तमाम चीजें हुई, ये जो चीज है, बिहार की राजनीति बहुत क्रिटिकली पॉइज्ड है और उसका दोनों का इस बार यूपी में भी वो कास्ट के समीकरण बीजेपी उसी तरह से आई कर रही है जिस तरह से बिहार में कर रही है। अलाइज साथ होंगे बीजेपी के लिए कम हो रहे हैं, लेकिन आज जो बिहार की पटना की सड़कों पे हुआ, वो अगर दो दोस्त टूट करके अलग होते हैं और इतने बिटर एनिमी होते हैं, तो ये अपने आप में राजनीति में देखने वाली बात है। बिल्कुल राजनीति में देखने वाली बात है। लेकिन चिराग, आपको लगता है कि मुसलमान वोटों को थाम पाएंगे नीतीश कुमार ये सब करके? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 8 सालों से जो चीज प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, और हमारे अल्पसंख्यक भाई इतने समझदार हैं आज की तारीख में कि उनको हकीकत और छलावे में फर्क वो कर सकते हैं। तो जिस व्यक्ति ने उनके लिए 8 सालों में कुछ नहीं किया, आज वो जिस गठबंधन को पिछले 17 सालों से निभाते चले आए हैं, एक दिन में उसको तोड़ के वो ये सोच रहे हैं कि उनको इनका साथ मिल जाएगा, तो वो खुद भी एक सपना ही देख रहे हैं। सपना देख रहे हैं। तो मुनाजिर हसन साहब, अल्पसंख्यक वोटों को पाने का सिर्फ आप सपना देख रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी का ये कहना है। देखिए, 2005 में नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और उस वक्त हम कहेंगे कि मुस्लिम वोट। अच्छा, 2004 में क्या हुआ था? नीतीश कुमार कितने चुनाव हारे थे लोकसभा के? नहीं, वो हारे थे, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। उस वक्त तक हम जब बिहार की हुक्मरानी मिली, अब बिहार की सत्ता जब सौंपी गई नीतीश कुमार जी को, तो नीतीश कुमार जी के तरफ मुस्लिम वोट मुखातिब नहीं थे। लेकिन जब वो बिहार के मुख्यमंत्री के हैसियत से बीजेपी को लेकर के उन्होंने जब हुकूमत चलाया, उसके बावजूद जो मुसलमानों के लिए जो काम किया उन्होंने, जो कब्रिस्तान की घेराबंदी से लेकर के अकलियत के हॉस्टल के निर्माण से लेके अकलियत स्टूडेंट्स को वजीफा से लेके उनके यहाँ पर अमन और शांति पैदा करने के लिए जो काम उन्होंने किया, उसके वजह कर अकलियतों के बीच में जो घर बना, मुनाजिर साहब माफ कीजिएगा, रोकूंगा, काम किया। चिराग पासवान अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कह चुके हैं कि 60 से 70% कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं हुई है। नहीं, सवाल आपने सिर्फ वादा किया है, वाहवाही ले रहे हैं, वो कार्य तो अभी तक हुआ ही नहीं है। 45% भी अगर कब्रिस्तान की घेराबंदी हमने करवा दिया, तो ये काम तो हमने ही किया ना, किसी दूसरे ने तो नहीं किया था। इसकी शुरुआत हमने की और लगातार इसकी घेराबंदी जारी है। सालों में और ये जारी नहीं है, बल्कि हमने मुस्लिम एजेंडे के साथ कहीं पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करने का काम किया। और आने वाले दिन में जो हमने ये जो निर्णय लिया और अपनी पूरी गद्दी को दांव पर लगा करके भारतीय जनता पार्टी से 17 साल का रिश्ता तोड़ा है, ये अपने सेकुलरिज्म के लिए मुसलमान कुर्बानी करने वाले के साथ देने का काम करता है। आज नीतीश कुमार ने कुर्बानी देने का काम किया है, भाजपा को बाय बाय टाटा कहने का काम किया है। इसलिए मुस्तैदी के साथ अकलियत वोट नीतीश कुमार के पीठ पर खड़ा रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। तो 2002 में आप गुजरात दंगों के बाद कुर्बानी दे देते ना, तब नीतीश कुमार को लोकसभा नहीं हारना पड़ता। हेलो, नहीं, मुझे नहीं मालूम आवाज। पासवान जी ने तो दे दिया था। हेलो हेलो, मुझे लगता है मुनाजिर हसन साहब
मुनाजिर हसन साहब के पास इसका जवाब नहीं है। हम सीधे चलते हैं रामेश्वर चौरसिया के पास। रामेश्वर जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि ये सिर्फ मुसलमान वोट बैंक है या आगे की फॉरवर्ड पॉलिटिक्स की? अगर नरेंद्र मोदी भी जीतते हैं, अगर कोई आगे का समीकरण बनता है, अगर जैसा शरद यादव ने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी पीएम बनते हैं तो हम तुरंत उनका साथ दे देंगे, तो आगे की कोई राजनीति है रामेश्वर चौरसिया या सिर्फ मुसलमान वोटों तक का अंक गणित है? हेलो, देखिए, ये आपको बता दूं दीपक जी, ये जनता का आक्रोश आपने देखा। इनके विधायक और सांसद भी इतने क्षुब्ध हैं। मुनाजिर हसन जी बोल रहे थे, मैं समझ सकता हूं उनका दर्द। इन्होंने एनडीए का नेता बन के शपथ लिया था। कायदे से एनडीए के नेता पद से छोड़ करके अपने विधायकों के बीच नेता चुना जाना चाहिए था। जनता दल यू के लोगों ने, नीतीश ने विधायक में इतना रंज था तोड़ने का कि बैठक करना भी उचित नहीं समझा, हिम्मत नहीं हुई। आज बता रहा हूं, अरे आज राजनीति चल रही है, अल्पसंख्यक वोट डाला रही है, तो बहुत पुरानी बात हो। कांग्रेस भी हमको सांप्रदायिक कहती, सारे लोग कहते। इसीलिए ये जो अल्पसंख्यक का जो झुंझुना ये लोग दिखाते हैं ना वोट बैंक के लिए, आज तक ना कलाम मौलाना आजाद के बाद अल्पसंख्यक का कोई मुस्लिम बड़ा नेता हुआ तो मुझे बता दीजिए। ये लोग ठेकेदार बन गए हैं। आज ठेकेदारी चल रही है वोट बैंक की। इस पर हमें कुछ नहीं करना है। ना हम जात की राजनीति करते हैं, ना मजहब की करते हैं। मेरा दूसरा मानना है, मुनादी साहब बोले पूरी बात नहीं सुना, मैं पूछना चाहता हूँ। चिराग जी ने सही किया, चिराग जी के पास एक एमएलए है। अब चिराग जी चाहे तो वो रुके या नहीं रुके, चूंकि एक एमएलए की कोई बाध्यता नहीं, वो ज्वाइन भी कर सकता है, ये अलग मुद्दा है, उसकी जरूरत नहीं है। कांग्रेस उनको बचाने में लगी है, ये भी आप देख रहे हैं। मैं एक दूसरी चीज बोल रहा हूं, जब से नीतीश जी किसी के सगा नहीं हो सकते और हम किसी को धोखा नहीं सकते, इसका उदाहरण एक आपको बता रहा हूं। लालू जी के सिपहसालार थे, खासम खास थे। अब इनको लगा केंद्र में मंत्री बने, अब मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ये हटे। भाजपा ने इनको प्रसारण दिया, हमारे साथ चुनाव नहीं लड़े साहब, 95 में लड़े, 7 सीटें जीते, 3 भाग गया, 4 बचे, हमारे साथ आए। अब बड़ी माइन्यूटली अपने कौशल से करते रहे, फिर भी हमारी केंद्र में सरकार थी, 67 हमारे थे, उनके 34 थे, फिर भी हमने मुख्यमंत्री बनाया। हर समय इसका साथ दिया। लेकिन अब ये डिक्टेट कर रहे हैं, चूंकि महत्वाकांक्षा इनकी इतनी बढ़ गई कि अब तो मुख्यमंत्री रहेगा, हमारी कुर्सी तो वहां सेकुलर बन जाए तो बाकी लोग समर्थन कर देंगे, इनको ये मुबारक हो। कांग्रेस के बारे में आप देख लीजिए कि कांग्रेस के खिलाफ कम बोलते थे, इधर जहर उगलते थे भाजपा के खिलाफ। और कांग्रेस में हमें तो यही अभी तक विश्वास नहीं है कि राष्ट्रपति के चुनाव में इन्होंने वोट दिया। सदाकत आश्रम चिदम्बरम जी को छोड़ने गए, चिदम्बरम जी की बुरी बुरी प्रशंसा की, सारे कांग्रेस के मंत्री इनकी प्रशंसा, ये सब ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2003 में आप और जगह भी जाते होंगे प्रोटोकॉल में, लेकिन आपको ये कहना कि नरेंद्र मोदी इस देश का आपका इंतजार कर रहा है, प्रधानमंत्री मटेरियल है, आप ही हैं, ये इसलिए इन्होंने कहा। इनको नहीं अंदाज था, इनको लगा कि कंटिन्यूअस चलेगा, अगर नरेंद्र भाई आ गए तो मैं भी केंद्र में मंत्री रहूंगा। इनको नहीं ये अंदाज था कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, काम होगा तो इस हालत में हो जाएंगे। जब गठबंधन हुआ था तो मैं पूछना चाहता हूं मुनाजी जी से, गठबंधन का ये कह के हुआ था कि ये वो रहेंगे तो हम रहेंगे, भाजपा से हुआ था या व्यक्तियों से गठबंधन हुआ था? आडवाणी जी के बारे में क्या क्या नहीं कांग्रेस बाकी लोग बोलते थे, उस समय आप साथ आए तो आप सेकुलर, हम सेकुलर थे। 2003 में आप बड़ाई की, हम सेकुलर थे। लेकिन सच बात ये है कि आज इनको मेजोरिटी हो गई, इनको जाना था, ये प्रपंच रचने में माहिर है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला ये हमेशा सुविधा, स्वार्थ और संप्रदाय की राजनीति करते हैं। और ये आज करे आप, मैं एक चीज इनसे पूछना चाहता हूं, आज हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। इनका प्रवक्ता जो कल तक राजद में थे, अपने लेके चलते हैं, डंडा लेकर, सुन लीजिए, डंडा लेकर के चलते हैं, आके हमारे ऑफिस के साथ कार्यकर्ता जेडीयू वालों को ये करेंगे। ये अरे सुन तो लीजिए, पहले आके हमारे कार्यकर्ताओं से भीड़ गए, जहां 5000 कार्यकर्ता थे, तो इनको वहां कौन बचाते? ये पुलिस पे रोकने गए थे। लोकतंत्र में पहली बार मैंने देखा ये एक पार्टी प्रदर्शन कर रही है लोकतांत्रिक तरीके से, उसमें सत्ता पक्ष के लोग आकर के उसको रोके, ये इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और ये पूरा नीतीश कुमार का ये प्लान था ताकि ये जो इतनी पॉपुलरिटी इसको डाइवर्ट कर दिया जाए। मैं आज आपको बता रहा हूं, ये बंद सिर्फ पटना में नहीं हुआ है, जयप्रकाश के समय गांव तक, कस्बों तक जो बंद हुआ, स्वतः जनता बंद किया। तो मैं मानता हूं ये बीजेपी के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। और अगले चुनाव में मुनाजिर हसन जी भी हंस रहे होंगे, हम तो देख नहीं रहे, इनको भी पता चल जाएगा। ये भी बाहर पूछिएगा तो ये खुश नहीं है, इनको भी लगता है अब चुनाव जीतेंगे नहीं। और सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी एक पार्टी को सुफरा साहब होगा तो नीतीश कुमार का होगा, आप देख लीजिएगा।
और ये डर अभी से सताने लगा है, हटने के साथ सताने लगा है। शरद जी की भाषा बदल गई। हाँ जी नहीं, वो तो आपकी पार्टी का झगड़ा बता रहे हैं। वो तो कह रहे लालकृष्ण आडवाणी अगर पीएम बने तो हम समर्थन दे लेंगे। दीपक जी इसी का तो ये फायदा उठाते थे। ये सोचते थे इनके पार्टी में झगड़ा कर दो, एक नेता का बड़ाई करो, एक कई। अरे भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ सब नेता है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है। ये किसी व्यक्ति का, किसी परिवार का, बहन जी का और नेताजी की पार्टी नहीं कि तय कर लेंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमारे आडवाणी जी वरिष्ठ है, अपनी बात तो कहे, पार्टी देखती है, संज्ञान लेती है। आप देखिए आज नरेंद्र भाई भी मिलने गए। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो ये यही सोच रहे कि इनको लड़ा लो, बीच से हमारा रास्ता निकल जाएगा देवगढ़ा जैसा। ये होने वाला भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। अच्छा एक मिनट रामेश्वर जी, अपनी पार्टी के खिलाफ आरोप लगाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। एक लाइन तो लीजिए, अपनी ही पार्टी पर लालकृष्ण आडवाणी का आरोप लगाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पूछिएगा क्या हुआ, समझा नहीं? एक पहला बात तो हमसे पूछेंगे, रोज पूछेंगे, लेकिन ये तो बता दीजिए कि नहीं, ये सवाल की आवाज आपको आएगी भी नहीं, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी पर सवाल मैंने पूछा। और सवाल ये है कि आडवाणी जी अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाते हैं, उस पर आरोप लगाते हैं। क्या ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है? देखिए आरोप नहीं लगा रहे, वो पार्टी से कोई बात की है, पार्टी के लोग बैठ करके उस पर बात किए, उसका सॉल्यूशन निकले। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी पार्टी के पॉपुलर नेता को छोड़ दें। आज ये बताइए ना, आज तो हमारे साथ 3 गठबंधन है, तीनों मैक्सिमम सीटें जीतेंगे तो 57 होगा, 200 तक। यही तो नीतीश कुमार कह रहे थे कि अटल आडवाणी को छोड़ दिया बीजेपी ने। वो क्या करेंगे? नीतीश कुमार जी हमेशा चाहते हैं कि हम कमजोर बने रहे। हमने आडवाणी जी को भी पहले प्रोजेक्ट किया था, कुछ उनसे पूछिए ना, हम किस नेता को प्रोजेक्ट कर दे तो वो 200-250 सीटें ज्यादा दिलाएंगे। सारे सर्वे में आप कह रहे हो कि नरेंद्र भाई आएंगे, अभी तो प्रचार नहीं शुरू किया तो 70 सीटें बढ़ेंगी। और नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि नहीं इनको करो नहीं। तो भाजपा का भला कर रहे थे कि भाजपा का नुकसान कर रहे थे, ये बताओ हमको। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ। आज हम कहे कि नीतीश, चलिए मुनाजी रशीद साहब, कई सारे आरोप आप पर लगे हैं, इसमें क्या होगा? हम कह दें मुनाजिर भाई को कि मुनाजिर भाई को नेता बना दो, बना देंगे वो? बोलिए। चलिए पूछ लेते हैं मुनाजिर भाई, क्या नीतीश कुमार आपको मुख्यमंत्री बना देंगे? हाँ पूछिए। जैसा वो बीजेपी में चाहते थे कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। प्रधानमंत्री बनाने की बात नहीं कह रहे हैं हम। आपको प्रधानमंत्री जिनको बनाना बनाइए, लेकिन वो ऐसा आदमी नहीं हो जो इंतहा पसंदी का शिकार हो, जो चरमपंथी हो, जिसका चेहरा लोगों ने देखने का काम किया हो। 2002 के में गुजरात के, तो वो उस जमाने की बात है। हम तो आप जिसको नेता चुनना है चुन ले, लेकिन मैंने अपनी शर्तों को रखने का काम किया। 2003 में इन्होंने बड़ाई किया था, रामविलास जी इस्तीफा दे दिए थे। हम लोगों को रिस्पेक्ट थे, रामविलास जी इस्तीफा दे दिए थे। रामविलास जी इस्तीफा इसलिए दिए थे कि वो घुटन महसूस कर रहे थे एनडीए में, चारों बगल से उन पर शिकंजा कसा हुआ था, इसलिए रामविलास जी ने कोई दूसरा अरे इतना बड़ा दंगा हो गया था, रामविलास पासवान जी घुटन महसूस कर रहे थे तो नीतीश कुमार क्यों नहीं? वो बिल्कुल घुटन महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनसे ये दंगे बर्दाश्त नहीं हुए थे जो अल्पसंख्यकों के साथ वहां पे किया गया। उनसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। और उन्होंने इस्तीफा दिया, आपको इस चीज का एहसास होने में 11 साल लगे हैं। दंगा बड़ा सवाल उठाया है यहाँ पर, जवाब दीजिए इसका। उन्होंने उस वक्त चल रहा था, ये पावर से बाहर नहीं रहना चाहते। नीतीश जी पावर से कभी बाहर नहीं रहना चाहते। मोनाजी जी पावर की राजनीति, नीतीश कुमार पावर की राजनीति उस वक्त ही मसलियत थी, उस वक्त ही राजनीति थी। उस वक्त जॉर्ज साहब हम लोगों के नेता थे और उस वक्त की राजनीति थी। लेकिन नीतीश जी पावर का कहीं पर, पावर के साथ इन्होंने कहीं को कम्प्रोमाइज नहीं किया। और आज भी पूरी गद्दी को, पूरे सत्ता को दांव पर लगा। 2002, 2003, 2004 में किया कि नहीं किया? अरे मोनाजिर साहब ये तो बता दीजिए। गुजरात दंगों से लेकर 2004 तक किया कि नहीं किया पावर के साथ कॉम्प्रोमाइज? को ये निर्णय लेना, जॉर्ज साहब नेता थे, जॉर्ज साहब को निर्णय लेना था। तो ये छोड़ के चले जाते ना, जॉर्ज साहब की क्यों सुन रहे थे? इस हैसियत में नहीं थे। अरे ये छोड़ के चले जाते। नहीं वो उस हैसियत में नहीं थे। पासवान जी भी तो छोड़ के ही गए थे, चिराग कह रहे। पासवान जी छोड़ के गए थे। नीतीश कुमार में हिम्मत होती है अल्पसंख्यकों के लिए प्रेम होता तो छोड़ के चले जाते।
उन्होंने सांप्रदायिकता के सवाल पर थोड़े रिजाइन लगाया था। हम भी यही कह रहे हैं, घुटन बिल्कुल महसूस कर रहे थे जिस तरह से वहां पे लोगों के साथ बर्ताव हुआ है। तो बिल्कुल डर था, जिस तरह से वहां पे नरसंहार हुआ है उसको देखने के बाद भी आप केंद्र सरकार में किस हैसियत से मंत्री बने रह सकते हैं? नीचे से धरती खिसक रही थी, मुनाजिर भाई खूब इस बात को समझ रहे हैं। और मैं आगे बता रहा हूँ, मुनाजिर भाई कभी भी अब जदयू से चुनाव नहीं लड़ेंगे, इनसे पूछ लीजिए, मेरी बात याद रखिएगा। मुनाजिर भाई याद रखिएगा, आप भी नहीं लड़ेंगे जदयू से चुनाव, मुझे मालूम है। अगला मैं भी देखूंगा, मैं भी जदयू के सभा अब हम लोग जदयू आपका भी टिकट काट रहे हैं, आप देखिएगा, तो छोड़कर दूसरे जगह जा कहां सकते हैं? सेकुलर ताकतों के साथ हम लोग छोड़ करके दूसरी जगह हम लोगों के लिए तो है भी नहीं। क्योंकि नीतीश जी के पास बचा क्या है? मुनाजिर रामेश्वर चौरसिया कोई अंदर की बात जानते हैं, इसीलिए कहते हुए मुस्कुरा रहे मुनाजिर साहब। ना तो मुनाजिर साहब इनके पास नीतीश जी के पास वही रहना है, नीतीश जी ने जब 2009 में चुनाव हुआ तो हम लोगों ने 80% बहुमत लाया एनडीए ने, वो नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ गए। वो चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के नाम पर, बिहार में सुशासन के नाम पर, बिहार के अंदर कानून और व्यवस्था, बिहार के अस्पताल और बिहार के अंदर जो स्कूल के अंदर पढ़ाई हुई उसके सवाल पर आप पहली बात कह रहे हैं। लेकिन नीतीश जी ने जो 8 साल आपको टिकट मिलेगा कि नहीं? मुनाजिर साहब आपको टिकट मिलेगा कि नहीं? जेडीयू से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रामेश्वर चौरसिया उसकी चिंता नहीं करते हैं। उसूलों के साथ हम लोग कंप्रोमाइज में, आप अपना देखिए, आप अपना तय कीजिए कि आपको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रामेश्वर भाई, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कोई सवाल टिकट देश से बड़ा नहीं होता है, मिलने की बात नहीं उसूल सबसे बड़ा होता है। और उसूलों के रामेश्वर भाई तो मोदी के आदमी है, आपसे टिकट बांटेंगे। मुनाजिर साहब, हम लोग टिकट, रामेश्वर भाई तो मोदी के आदमी है, ये तो टिकट बांटेंगे। कर जाइएगा मुनाजिर साहब, आपके एक मिनट दीपक जी, एक मिनट। मुनाजिर साहब के पास बहुत ऑप्शन खुले हैं। मुनाजिर साहब को भी जमीनी हकीकत पता है कि मुस्लिम जिस तरह से आपने देखा महाराजगंज में नहीं है, कोई नीतीश के पास आने नहीं है, इनका छलावा दुनिया को समझ में आ गया है। मुनाजिर साहब खुद रास्ते तलाश रहे हैं, हो सकता है आरजेडी से लड़े या कांग्रेस से लड़े, नीतीश के साथ लड़ेंगे ऐसा मेरा भरोसा नहीं है। मैं भी यही हूँ, मुनाजिर साहब यही है। आप आपके चैनल पर फिर कभी आएंगे चुनाव के बाद, आप देखिएगा। अरे समय का चलिए देख आगे देखिएगा, थोड़ा आगे हम सब देखेंगे। याद रखूंगा मैं 2014 के चुनाव के बाद आप भी मुस्कुरा रहे हैं, रामेश्वर भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं रशीद मसूद साहब के पास चलता हूं। रशीद मसूद साहब, जेडीयू का कहना है कि उनके विकल्प खुले हुए हैं, क्या आप लालू जी और पासवान जी को छोड़कर जेडीयू के साथ जा सकते हैं? देखिए, अभी तो इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता है कि लालू जी या पासवान जी को हम छोड़ करके जा सकते हैं। अभी तो कोई बातचीत ही नहीं है। जब कोई बातचीत होगी तो पॉलिटिक्स में कोई भी, आप ये तो बात कह सकते हैं कि कोई फाइनलिटी नहीं होती है कि कोई दोस्त परमानेंट या परमानेंट दुश्मन नहीं होते हैं। दोस्तों में इजाफा भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों के साथ सबको मिला करके भी चला जा सकता है। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, लेकिन आज तो इसका कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। ये आज कहां से सवाल उठ रहा है कि हम लालू जी को छोड़ेंगे कि रामविलास पासवान को छोड़ेंगे? रामविलास पासवान का अभी बारे में कह रहे थे कि उन्होंने छोड़ा था, किसी वजह से छोड़ा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत तो दिखाई थी। चाहे वो मतलब ये है कि आज आप कुछ भी कहते रहो, तो उस वक्त के दौर में बाकी लोगों ने तो हिम्मत भी नहीं दिखाई। इसलिए रामविलास पासवान के सेकुलर क्रेडेंशियल्स के ऊपर उंगली उठाना मुनासिब नहीं है। ये जो कॉमनल लोग उनको ऊपर कह रहे हैं कि किसी दूसरे दबाव की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था, ये मुनासिब बात नहीं है। अभी हम दोस्त हैं हमारे लालू जी, और ये कम्युनल लोग नहीं कर रहे, तो जेडीयू वाले कह रहे जो सेक्युलर है। एक मिनट रशीद मसूद साहब सुनिए, तो ये कम्युनल लोग थोड़ी कह रहे हैं, ये तो जेडीयू वाले कह रहे जो सेक्युलर है। रशीद नहीं, मैं पासवान जी की कोई और मजबूरी थी, मैंने बीजेपी का नहीं कहा। एनडीए के अंदर उनकी मजबूरी थी रिजाइन देना, मैंने बीजेपी का नाम नहीं लिया। रिजाइन देना वहां पर एनडीए से उस जमाने, देखिए ये और हमारे पार्टी के लीडर उस दूसरे लोग भी तो मजबूर हो सकते थे। पार्टी ने उसका विरोध किया, और देखिए बहरहाल जी के जैसे उन्होंने रिजाइन दिया। अटल जी को कहना पड़ा कि रिजाइन दिया, इतनी हिम्मत कोई दूसरा भी दिखा देता। नीतीश जी जैसे लोगों का ये कमाल था कि उन्होंने दबाव बनाया जो है अटल बिहारी वाजपेयी पर। नहीं, देखिए ये कहने की बात नहीं है कि नीतीश जी का कमाल था या किसी का कमाल था। जो आपको जो वास्तविकता उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।
दूसरे किसी ने प्रेशर के अंडर क्यों इस्तीफा नहीं दे दिया भाई? रामविलास जी ने क्यों दे दिया है? कोई मैं रामविलास जी का ब्रीफ नहीं होल्ड किए हुआ हूं, लेकिन जो बात हकीकत है उसको तो कहना पड़ेगा, उसको मानना चाहिए। आप लोगों को ये पता नहीं क्या बात है कि आप हकीकत को मानने से भी इनकार कर देते हो। ये ठीक मुनासिब बात नहीं है। हकीकत जो एक बात है मानिए। आप उस जमाने में दीपक जी मैं चिराग से पूछता हूँ, चिराग के वाकई कोई दूसरा दबाव था? रामेश्वर जी आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन चिराग के क्लैरिफिकेशन जरूरी है क्योंकि हम रामविलास पासवान जी की बात कर रहे हैं। चिराग, क्या वाकई कोई दबाव था? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, जो हुआ सबके सामने हुआ। ये गोधरा कांड से पहले तो वो साथ में ही थे, उनको और कौन सी घुटन थी वहां पे? वो उसी सरकार में 2-2 बार मंत्री बने हैं, 2-2 उन्होंने पोर्टफोलियोज वहां पे संभाले। पर जब ये गोधरा का कांड हुआ, जब उन्होंने देखा कि ना केंद्र सरकार इस पे कोई सीरियस एक्शन ले रही है, ना राज्य सरकार वहां पे कोई सीरियस एक्शन ले रही है, आपके प्रधानमंत्री तक ने जाके बोला कि राजधर्म का पालन होना चाहिए। उसके बावजूद जिस तरह से आडवाणी जी ने वहां पे मोदी जी को बचाया, जिस चीज का आज वो खामियाजा खुद भुगत रहे हैं, पर उस वक्त ये जिस तरह की वहां पे परिस्थितियां बनी, जो ये बार बार कह रहे हैं घुटन महसूस हो रही थी, बिल्कुल उनको घुटन महसूस हो रही थी। पर उनको इस बात की घुटन महसूस हो रही थी कि वो एक ऐसी सरकार का हिस्सा नहीं रह सकते हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करती है, इस तरह का नरसंहार करती है। इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, और वजह ही नहीं हो सकती है कोई। संजय, मैं आपके पास यहाँ आना चाहूंगा। बिहार की आने वाली राजनीति में आप क्या देखते हैं? रामविलास जी को कौन हाशिए पर? उस मौके का फायदा उठा करके उन्होंने राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की। देखिए दीपक, एक चीज बिल्कुल अल्पसंख्यकों के साथ राज में वो इस तरह का कदम उठाएंगे, और ये मौका नीतीश जी को भी मिला था। ये मौके का फायदा नीतीश जी को भी उठाना चाहिए था। बिहार के अंदर एक पत्ता खड़खड़ाने का काम किया क्या? बिहार के अंदर आज अकलियतों को जो साथ लेकर के चलने का काम, सारे पत्ते वहां पे खड़खड़ाए हैं। फोरेंगंज की आप बात कर लीजिए, दरभंगा की बात कर लीजिए, आप मधुबनी की बात कर लीजिए, आप पूरे आज सलामती का माहौल और शांति का माहौल जो बिहार के अंदर किसकी देन है? देखिए, ये दावे करने से कुछ नहीं होता। हकीकत अगर यही होती तो महाराजगंज के चुनाव में ये नतीजा नहीं होता। आज जदयू और बीजेपी खुल के वहां पे सामने बहुमत लेके आती। महाराजगंज के चुनाव पूरी तरह से दर्शाते हैं कि आपके विकास के दावे, आपकी सुरक्षा के दावे कितनी बुरी तरह से फेल हुए हैं। चलो, बड़ी बात कही चिराग ने। सीधे चलते संजय सिंह के पास। संजय सिंह, क्या देखते हैं आगे की राजनीति? खामियाजा नीतीश भुगतेंगे, खामियाजा बीजेपी? देखिए, अभी तो नीतीश कुमार की सरकार रह जाएगी। एक बड़ी बात थी कि पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें ये सही बात है कि बिहार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखा गया था, जहां जाति की राजनीति को छोड़ करके विकास के मुद्दे पे, क्योंकि लोग वहां इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि पहले नीतीश कुमार का पहला जो टर्म था उसमें लोगों ने बहुत बड़ी आगे की संभावना देखी थी। तो वहां सारे कास्ट के बैरियर टूट गए, सारे कम्युनिटी के बैरियर टूट गए, और जितना भी तरह का अभी डिबेट के पॉइंट्स हो रहे हैं वो सारे धुल गए थे, और आकर के लोगों ने इस तरह का मतदान किया जो 3/4 से ऊपर का मतदान था। आज वापस राजनीति जो है बिहार में वो जातिगत समीकरण पे फिर से वापस जा रही है। ये एक दुखद बात है, चाहे कारण उसका जो भी हो। नीतीश कुमार उसको मोदी, एंटी मोदी या सेकुलरिज्म या बाकी चीजों का वो दे रहे हैं। बीजेपी एक चीज का विक्टिम सिंड्रोम के साथ बाहर जाना चाहती थी। बीजेपी को उसका फायदा एक बार कर्नाटक में येदियुरप्पा के लिए मिल चुका, केंद्र में एक बार वाजपेयी के लिए मिल चुका। बिहार में वो उसी विक्टिम सिंड्रोम के साथ बाहर जाना चाहते हैं ताकि अगला जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो उसमें नरेंद्र मोदी का ओबीसी ये विक्टिम वाला कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ, और उसके साथ एक चीज और है कि नरेंद्र मोदी का बाकी जो अपर कास्ट में अपील डेवलपमेंट वाले चीज को लेकर के है। देखिए, बिहार का देश के बाकी हिस्सों से कनेक्ट काफी ज्यादा है, तो बिहार के लोग भी ये चाहते हैं कि उनकी बात जो सुनी जाए, वो भी आगे बढ़े। वो जो बाकी जगह जाकर के या परिवार का लगभग 1 या 2 व्यक्ति बाहर है, वो जो वहां चीज फील करता है वो यहाँ फील करे। तो अगर वो संभावना चलती है लोगों के उस कनेक्ट की, और जिस चीज की बीजेपी वो कर रही है, या नरेंद्र मोदी का अपील का जो परसीव्ड है, क्योंकि मोदी अभी बिहार में टेस्टेड नहीं है, जिस तरह के सर्वेज हैं, अगर वो चलता है तो बीजेपी को पार्लियामेंट्री इलेक्शन में फायदा होगा। असेंबली इलेक्शन में बिहार में अभी तक नीतीश कुमार का ऑल्टरनेट नहीं है। अभी तक आने वाले समय में अगर कोई ऑल्टरनेट खड़ा हो, बीजेपी कोई सक्षम नेतृत्व दे पाए, क्योंकि देखिए बिहार की राजनीति जो 5 साल 10 साल पहले थी वो राजनीति बदल गई है। वापस अगर कास्ट पे भी जाती है तो एक सक्षम वो नारा देना होगा, जिसमें कि नीतीश कुमार इसीलिए अधिकार रैली करते हैं, अधिकार यात्रा करते हैं, विशेष राज्य के दर्जा की बात करते हैं कि कास्ट के बैरियर को फिर भी वो थोड़ा सीमेंट कर पाए। अगर ये चीज होता है तो आने वाले मतलब पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ये एक और बात है दीपक की
जितने लोकसभा के एमपीज हैं जनता दल यू के, वो एक बात रामेश्वर चौरसिया सही कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारे लोग हैं, उनको ये मुश्किल आ रही है कि आने वाले चुनाव में माइनस जेडीयू माइनस बीजेपी सपोर्ट उनके विधायकों सांसदों को दिक्कत हो सकती है। बीजेपी के अंदर भी ये बात है, ऐसा नहीं है कि ये बात केवल उनके अंदर ही है, बीजेपी के अंदर भी ये बात है। एक सबल जो वो था दोनों का अलायंस, इस तरह का अलायंस टूटता है 17 साल के बाद, तो वो निश्चित रूप से केंद्र की राजनीति हो और वहां की राजनीति हो, उसमें हलचलें और मुश्किलें पैदा होंगी। दीपक जी एक कमेंट के बाद बिल्कुल आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन रामेश्वर चौरसिया जी जाते जाते मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। मैं उससे जाते जाते रामेश्वर जी आपको ये बताना चाहूंगा कि बीजेपी वाले लठ बड़ा बढ़िया चलाते हैं। 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए सिर्फ। बीजेपी की ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। आज जिस तरह का पब्लिक का उबाल देखे, आप देख लीजिए आगे आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए बहुत फायदे का सौदा होगा। और मसूद साहब जो कह रहे थे कि कोई परमानेंट दोस्त दुश्मन नहीं होता, मसूद साहब सही बात है, जो हमारे साथ है आज आपके साथ है। अगर हम दोस्त पार करेंगे तो वो सब हमारे साथ आ जाएंगे। सत्ता का खेल है, कोई यहाँ सिद्धांत नहीं जुड़ा हुआ है। चलो सत्ता का खेल, कोई कास्ट, कोई पास, कोई फेल, इसी बात पर हम इस बहस को खत्म करेंगे। लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।